वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ बनकर ही रह जाते हैं। सफलता तो केवल वही लोग पाते हैं जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे मई महीने के पहले सप्ताह यानी कि 1 से लगाए 7 मई तक के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 करंट अफेयर हैं उन पर। ठीक है, देखिए जो आपके ये 80 करंट अफेयर हैं, ये बहुत ही सिलेक्टिव हैं और ये आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस, पीसीएस, सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। तो पहले पूरा वीडियो देख डालिए, सारे फैक्ट को समझ डालिए, उसके बाद फिर जो है पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे अपडेट ऑटोमेटिक मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए, सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ में बताते चलना है और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने जो है 80 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही बताए। ठीक है, तो आपका स्कोर क्या रहा। देखिए इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने एक सप्ताह में कितने करंट अफेयर लर्न किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहला प्रश्न है कि किस तिथि को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 30 अप्रैल। और आयुष्मान भारत योजना के बारे में दो खास बातें हैं, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए 21 मार्च 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन को जो है शुरू करने की मंजूरी दी थी और उसके बाद फिर 30 अप्रैल 2018 से जो है इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो इसीलिए जो है 30 अप्रैल के दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे भारत में। और दूसरा प्रश्न है कि इंटरनेशनल जैज डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल जैज डे मनाते हैं हम 30 अप्रैल को हर साल। और इस साल जो है पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस का 9वां संस्करण जो है सेलिब्रेट किया गया। और देखिए जैज क्या है। जैज एक पश्चिमी सभ्यता की संगीत विद्या है जिसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य में हुई थी। तीसरा प्रश्न है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना को शुरू किया। तो देखिए आपका जीवन अमृत योजना है, इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। और इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य के आयुष यानी कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी विभाग के द्वारा जो है तैयार किया गया एक विशेष त्रिकूट चूर्ण है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और इस त्रिकूट चूर्ण में क्या क्या मिलाया गया है। पीपल, अदरक, काली मिर्च। ठीक है, तो इसके पैकेट को जो है कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में नागरिकों को जो है निःशुल्क वितरित करना। तो याद रखिएगा कि जीवन अमृत योजना किसने शुरू किया है, मध्य प्रदेश की सरकार ने। और अभी आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। ठीक है, इनका नाम जो है एस से स्टार्ट होता है, इनका नाम एस से स्टार्ट होता है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इनका नाम क्या है, बाकी मैं आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इनका नाम। और चौथा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में टी एस तिरुमूर्ति को जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि अपॉइंट किया गया है और इन्होंने इस पद पर सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार के भविष्यवाणी करने के लिए जो है एक वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम है प्रकृति, इसको विकसित किया है। तो देखिए इस वेब आधारित डैशबोर्ड जिसका नाम प्रकृति है, इसको विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। और देखिए आप जो है इस वेबसाइट पे जा सकते हैं www.prakriti.iitd.ac.in पे जो है लॉगिन करके। ठीक है, और देखिए जो आपका प्रकृति है इसका पूरा नाम क्या है। देखिए इस प्रकृति नामक वेब आधारित डैशबोर्ड का पूरा नाम है प्रेडिक्शन एंड असेसमेंट फॉर कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो प्रकृति का नाम पूरा नाम याद रखिएगा, ये पूरा नाम एग्जाम में पूछा सकता है। और छठा प्रश्न है कि 30 अप्रैल 2020 को बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का अभी हाल ही में किस बीमारी के कारण निधन हो गया। तो देखिए ऋषि कपूर का निधन हुआ था ल्यूकेमिया के कारण और उसको हम जो ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ल्यूकेमिया को। और देखिए जो आपके ऋषि कपूर है इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1952 को, कहाँ पे, मुंबई में। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है। तो देखिए इस बाउंस बैक लोन की शुरुआत की है ब्रिटेन ने। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। तो देखिए जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है इसने भी हाल ही में अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी जो है वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है। और देखिए जो आपका आईसीआईसीआई बैंक है इसके वर्तमान में सीईओ है संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में स्थित है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में सतर्कता आयुक्त के रूप में जो है शपथ ग्रहण की।
तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सुरेश एन पटेल, और अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनको इनके पद की शपथ दिलाई। देखिए जो आपका सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी सबसे खास बात क्या है? देखिए इसमें जो है एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का पद होता है और 2 सतर्कता आयुक्त का पद होता है। तो वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, इनका नाम है संजय कोठारी, और जो आपकी ये 2 सतर्कता आयुक्त हैं इनमें से एक अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, इनका नाम है सुरेश एन पटेल, और बाकी जो दूसरे वाले हैं इनका नाम है शरद कुमार। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। देखिए जो आपका सतर्कता आयुक्त होता है, ठीक है, इसका कार्यकाल 4 सालों का या फिर 65 साल की आयु पूरी करने तक होता है, तो ये लाइन नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके बारे में 2 खास बातें हैं। देखिए इसकी स्थापना फरवरी 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको हो ऐसे नोट करनी है। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जो है किस मंत्रालय के अधीन कर दिया गया? तो देखिए जो आपका कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, इसको जो है जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कर दिया गया है। और देखिए जो आपका कावेरी नदी, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए कावेरी नदी की लंबाई है लगभग 805 किलोमीटर, और इसका उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पर्वत, और इसका जो माउथ यानी कि मुहाना है आपका बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है और निकलता कहाँ से है? ब्रह्मगिरी पर्वत से। और 11वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया? तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल किया है, और इसमें राजस्थान ने दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश ने तीसरा स्थान, पश्चिम बंगाल ने चौथा स्थान और मध्य प्रदेश ने 5वां स्थान हासिल किया है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धारावाहिक जो है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है? तो देखिए इस धारावाहिक का नाम है रामायण। रामायण जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो धारावाहिक बन गया है। और देखिए 16 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल 2020 को एक ही दिन में पूरी दुनिया में इस पौराणिक कार्यक्रम रामायण को जो है कुल 7.7 करोड़ दर्शकों के द्वारा देखा गया, और ये एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। डेट नोट कर लीजिएगा, और टोटल जो है 7.7 करोड़ दर्शकों ने इसको देखा है एक साथ में, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न है कि 2020 का निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए 2020 का जो आपका निक्केई एशिया पुरस्कार है ये प्रोफेसर टी प्रदीप को दिया गया है। और आपको बता दूं जो आपके प्रोफेसर टी प्रदीप हैं ये वर्तमान में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं, और इनका पूरा नाम है थलप्पील प्रदीप, और इनको ये पुरस्कार जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में प्रदान किया गया है, और इन्हें ये पुरस्कार नैनो प्रौद्योगिकी आधारित जल शुद्धिकरण यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। और देखिए जो आपका ये निक्केई एशिया पुरस्कार है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला श्रेणी आपका था विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और इस श्रेणी वाला जो पुरस्कार है किसको मिला है? प्रोफेसर टी प्रदीप को। और देखिए इसमें जो दूसरी श्रेणी का पुरस्कार था संस्कृति और समुदाय श्रेणी का, ठीक है, तो ये पुरस्कार नेपाल के राम प्रसाद कदिल को दिया गया। और तीसरा जो था आपका आर्थिक और व्यावसायिक नवाचार श्रेणी का पुरस्कार, ये एंथनी टैन को, जो कि मलेशिया से बिलोंग करते हैं, और टैन होई लिंग जिन जो भी ये भी जो है मलेशिया से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को प्रदान किया गया है। 14वां प्रश्न है कि किस बैंक ने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो देखिए इस विकास अभय ऋण योजना को शुरू किया है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। और जो आपका कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक है, देखिए इसका मुख्यालय है कर्नाटक के धारवाड़ में, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में पी गोपी कृष्ण। 15वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए इंटरनेशनल लेबर डे को हम मनाते हैं हर साल 1 मई को, और इसे जो है मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मे डे। तो ये याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है। और 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? तो देखिए हिजबुल्लाह को जो है आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है जर्मनी के द्वारा मई महीने में जो है। और 17वां प्रश्न है कि गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार कौन बनी है? तो देखिए गूगल पे इंडिया की जो नई सलाहकार बनी है इनका नाम है शिखा शर्मा। और 18वां प्रश्न है कि मई 2020 में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का निधन हो गया? तो देखिए जो आपका ये मई महीना है इसमें जो है जो आपके चुन्नी गोस्वामी हैं जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं, इनका जो है निधन हो गया था। 19वां प्रश्न जो है ये है कि हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी और पद्मश्री से सम्मानित गांधीवादी विचारक हेमा भारती का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो देखिए जो आपकी हेमा भारली है, ठीक है, हेमा भारली का जन्म हुआ था असम राज्य में। और ये जो है 1951 में आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन में जो है शामिल हुई थी, जिसमें ये एक प्रमुख लीडर बन के जो है उभरी थी। तो हेमा भारली के बारे में ये डिटेल्स याद रखिएगा। और 20वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक से जो है एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के द्वारा मिलकर। और देखिए इस कार्यक्रम का आयोजन जो है नई दिल्ली में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था, जिसमें आयुर्वेद और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए जो है सरल उपायों के बारे में बताया गया था। तो याद रखना एक लाइन में कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के द्वारा मिलकर जो है आयुर रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग शीर्षक जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और 21वां प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के जो है टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया? इसका उत्तर बताइए जल्दी से। देखिए हिंट मैं आपको देता हूँ, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये इसी जिले से बिलोंग करते हैं, जल्दी से बताइए। देखिए इस जिले का नाम गोरखपुर है। और उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है इसका जो टेराकोटा है बहुत ही खास होता है। देखिए सबसे खास बात क्या होती है, इसको इस टेराकोटा के जो मूर्तियाँ और बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको निर्माण करने के लिए जो है दोमट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए किसी सांचे या फिर किसी चाक या फिर किसी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। ये लोग अपने हाथों से जो है सारी कलाकृतियाँ और मिट्टी के बर्तन जो भी चीज़ें होती हैं सब बनाते हैं, ठीक है। और देखिए जो आपका गोरखपुर का टेराकोटा है, इसके अलावा जो आपका मणिपुर का काला चावल है जो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसको चाक हाव भी कहा जाता है। और जो तमिलनाडु का कोविलपट्टी कदलाई मितई है, ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। तो इसको भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। 22वां प्रश्न है कि किस संस्था ने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए वी विल विन अभियान शुरू किया? तो देखिए जो आपका ये वी विल विन अभियान है इसको शुरू किया गया था फीफा के द्वारा। और फीफा का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। और देखिए फीफा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। देखिए फीफा का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में अब तक पूछा जा चुका है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है इनका नाम भी काफ़ी हाईलाइटेड है। तो ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। 23वां प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्यूना डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका वर्ल्ड ट्यूना डे है ये मनाया जाता है 2 मई को। देखिए ट्यूना एक मछली है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है, काफ़ी पौष्टिक होती है, तो इसको लोग खाने के लिए इसका पालन करते हैं पूरी दुनिया में। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में इसका पालन किया जाता है। और देखिए 2 मई 2017 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो आपका विश्व ट्यूना दिवस है यानी कि वर्ल्ड ट्यूना डे है ये मनाया गया था। तो 2 मई को मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे। 24वां प्रश्न है कि किस संस्था ने हाल ही में किसान सभा नामक एक एप्लीकेशन विकसित किया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए इस संस्था का नाम है CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने जो है मई महीने में किसान सभा नामक जो है एक एप्लीकेशन विकसित किया। और देखिए जो आपका ये एप्लीकेशन है इसका नाम है किसान सभा। देखिए यहाँ पे फोटो देख के आपको लग रहा होगा, ठीक है, जो किसान है इनकी सब्जी वगैरह के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है इस एप्लीकेशन को विकसित किया किसने? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और देखिए आपको पता ही है कि लॉकडाउन में जो है बहुत समस्या हो रही है, किसान प्रोडक्शन तो कर ले रहा है सब्जियों का और जितने भी फल वगैरह मतलब जितने भी अनाज वगैरह हैं, लेकिन उनको बेच नहीं पा रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो सब्जियां काफ़ी सस्ती बिक रही हैं, प्याज वगैरह 15 रुपये किलो तक आ गया है। और आलू वगैरह मतलब वो भी 20-25 के आसपास बिक रहा है। लेकिन शहरों में जो है ये पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए शहरों में इसके रेट बहुत हाई हैं। आलू 50 रुपये किलो तक शहरों में बिक रहा है और प्याज का भी वही हाल है। तो इसीलिए जो है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा नामक इस एप्लीकेशन को विकसित किया है ताकि किसान अपना माल जो है ये शहरों में भेज कर बेच सके। और 25वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को MSME मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का नया सचिव अपॉइंट किया गया है? तो देखिए MSME मंत्रालय के नए सचिव बनाए गए हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। और 26वां प्रश्न है कि परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के नए सचिव कौन बने? तो देखिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के जो नए सचिव बने इनका नाम है गिरधर अरमाने। और देखिए जो आपके गिरधर अरमाने हैं इन्होंने इस पद पर संजीव रंजन की जगह ली है। और जो आपके संजीव रंजन थे तो इनको जो है अब शिपिंग मंत्रालय में सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। 27वां प्रश्न है कि किस संस्था ने अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर विकसित किया है? तो देखिए इस अतुल्य नामक माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर को विकसित किया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। 28वां प्रश्न है कि हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले जाने माने कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया। ये किस देश के निवासी थे? उत्तर बताइए।
देखिए जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे और ये दिवंगत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के सहयोगी थे। 29वां प्रश्न है कि किस भारतीय महिला प्रोफेसर को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में शोभना नरसिम्हन को जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज का मानद सदस्य चुना गया है, ठीक है। और देखिए जो आपकी शोभना नरसिम्हन है, ये वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में संवैधानिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर हैं। और 30वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो देखिए ये देश आपका सऊदी अरब है। इसकी अध्यक्षता में हाल ही में वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मंत्रियों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और भारत की तरफ से जो भारत के केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर, तो इन्होंने जो है इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 31वां प्रश्न है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये किस तिथि को मनाया जाएगा? देखिए मनाया जाएगा मतलब कुछ अनोखी चीज़ यहाँ पे है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखिए इस साल 9 मई को मनाया जाएगा विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसकी थीम रहेगी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। देखिए जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है यानी कि जो आपका वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे है, ये एक साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला ये मई में मनाया जाता है और दूसरा अक्टूबर महीने में, ठीक है। और देखिए मई और अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को जो है इसको मनाया जाता है। तो इस साल जो आपका मई महीना था तो इसका दूसरा शनिवार पड़ेगा 9 मई को, इसलिए हम 9 मई को मनाएंगे विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो ये सारे फैक्ट जो है नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 32वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह। डॉक्टर थंगजाम धवाली सिंह को अभी हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया, इसके द्वारा जापान की सरकार के द्वारा। 33वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जे अरुण कुमार। अभी हाल ही में मई महीने में जो है जे अरुण कुमार को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच यानी कि हेड कोच अपॉइंट किया गया है। 34वां प्रश्न है कि आईसीसी ने किस व्यक्ति को क्रिकेट की सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए बैन कर दिया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं दीपक अग्रवाल। और दीपक अग्रवाल कौन है? देखिए जो आपके दीपक अग्रवाल जी ये एक भारतीय व्यवसायी हैं और संयुक्त अरब अमीरात में 2018 में हुई T10 लीग में ये जो है एक फ्रेंचाइजी के मालिक थे, ठीक है। और इन्होंने कुछ करप्शन वगैरह कर दिया था, इसीलिए इनको जो है 2 साल के लिए बैन कर दिया है आईसीसी ने। 35वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 3 साल के कार्यकाल के लिए लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं राजीव कुमार। फिर से सुन लीजिए, देखिए राजीव कुमार को हाल ही में 3 साल के लिए जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। 36वां प्रश्न है कि कतर में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो देखिए कतर में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं दीपक मित्तल जी। 37वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को बहरीन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं पीयूष श्रीवास्तव। इनको अभी हाल ही में बहरीन में भारत का नया एम्बेसडर यानी कि राजदूत अपॉइंट किया गया है। 38वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर जो है बना ओजोन परत का जो सबसे बड़ा छेद था ये बंद हो गया है? तो देखिए ये स्थान आपका है उत्तरी ध्रुव यानी कि जो आपका नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, यहाँ पर जो ओजोन परत का सबसे बड़ा होल बना था, छेद बना था, ये बंद हो गया है। और क्यों बंद हुआ है? देखिए आप देख ही रहे हैं कि मतलब इस समय गाड़ियाँ वगैरह नहीं चल रही पूरी दुनिया में, तो इस समय जो ग्रीन हाउस गैसेज है इनका इमिशन कम हो रहा है और शायद इसीलिए जो है ये बंद हो गया है। 39वां प्रश्न है कि किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों की रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की? तो देखिए जो आपका ये मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसको लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इनका नाम है जयराम ठाकुर। 40वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ लगभग $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए जो आपकी भारतीय एयरटेल कंपनी है इसने नोकिया के साथ जो है अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए टोटल $1 बिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया है मई महीने के पहले सप्ताह में। 41वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस तिथि को मनाता है? तो देखिए इसको मनाते हैं 4 मई को हर साल। और देखिए इस दिन को यानी कि 4 मई को 1999 से लगातार अग्निशामकों के बलिदानों को चिन्हित करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए जो है मनाया जा रहा है। 42वां प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है?
तो देखिए जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये 3 मई को जो है मनाया जाता है हर साल। और जो आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 है इसका थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। तो ये थी आपकी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का जो मेन थीम है। और देखिए इसके लिए 3 और सहयोगी थीम यानी कि विषय भी डिसाइड किए गए हैं। पहला आपका है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मेन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स, और दूसरा है इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल जर्नलिज्म फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस, और तीसरा है जेंडर इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ द मीडिया। 43वां प्रश्न है कि किस राज्य के केसर को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया। तो देखिए ये केसर आपका है कश्मीर वाला। कश्मीर के केसर को अभी हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग दिया गया है। और देखिए अब जो कश्मीर का केसर है इसको बार कोडिंग के बाद ही पूरी दुनिया में कहीं भी बेचा जा सकेगा। 44वां प्रश्न है कि आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो देखिए आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को रखा गया है तीसरे स्थान पर। और देखिए जो आपका ऑस्ट्रेलिया है इसने आईसीसी के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और T20 दोनों रैंकिंग में जो है पहला स्थान अभी हाल ही में हासिल किया है। 45वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में है स्टीव स्मिथ। देखिए पहले स्थान पर कौन है ये मैं आपको बताऊंगा, और भारत के कौन से खिलाड़ी किस स्थान पर ये बताऊंगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी से आप सारे नाम ऐसे नोट कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में। तो देखिए इसमें जो है स्टीव स्मिथ पहले स्थान पर हैं, भारत के विराट कोहली दूसरे स्थान पर हैं, और जो भारत के चेतेश्वर पुजारा हैं ये 7वें स्थान पर हैं, और अजिंक्य रहाणे जो है 9वें स्थान पर हैं। 46वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में पहला स्थान पर कौन है। तो देखिए अभी हाल ही में जो रैंकिंग जारी की गई है टॉप 10 टेस्ट गेंदबाजों की, इसमें पहले स्थान पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस, और इसमें भारत के जसप्रीत बुमराह जो है 7वें स्थान पर हैं। 47वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी की टॉप 10 टेस्ट ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर आपके हैं वेस्ट इंडीज के जो है जेसन होल्डर, और इसमें जो भारत के रविंद्र जडेजा हैं ये तीसरे स्थान पर हैं, और रविचंद्रन अश्विन जो है ये 5वें स्थान पर हैं। 48वां प्रश्न है कि आईसीसी की वनडे टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी की वनडे टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर आपका जो है इंग्लैंड है। और देखिए आपको बता दूं भारत जो है ये आईसीसी की वनडे टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 49वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी की टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 पे बने हुए हैं, और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए आईसीसी की टॉप 10 वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में रोहित शर्मा जो है ये दूसरे स्थान पर है, ठीक है। 50वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी का जो आपका टॉप 10 वनडे गेंदबाजों का रैंकिंग है इसमें जो है न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट पहले स्थान पर हैं। बाकी ये सारे नाम ऐसे मोह माया वाले हैं, और इसमें एक नाम इंपॉर्टेंट बनता है जसप्रीत बुमराह का। देखिए जो आपका आईसीसी का टॉप 10 वनडे गेंदबाजी का रैंकिंग अभी हाल ही में जारी किया गया है, ठीक है। तो इसमें जसप्रीत बुमराह दूसरे स्थान पर है। 51वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 वनडे ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इस रैंकिंग में जो आपके अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी है पहले स्थान पर हैं, और भारत के रविंद्र जडेजा 7वें स्थान पर हैं। 52वां प्रश्न है कि आईसीसी की टॉप 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए इस रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और इसमें भारत जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। याद रखिएगा कि आईसीसी की टॉप 10 T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम रैंकिंग में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, और भारत तीसरे स्थान पर है। 53वां प्रश्न है कि आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए आईसीसी का जो आपका T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग है, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान के बाबर आजम पहले स्थान पर हैं, और भारत के KL राहुल दूसरे स्थान पर हैं, विराट कोहली 10वें स्थान पर हैं। 54वां प्रश्न है कि आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए T20 की जो गेंदबाजों की रैंकिंग है इसमें जो है अफगानिस्तान की जो रशीद खान है ये पहले स्थान पर है, ठीक है। और 55वां प्रश्न है कि आईसीसी की T20 अंतर्राष्ट्रीय टॉप 10 ऑलराउंडरों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है। तो देखिए जो आपकी T20 की अंतर्राष्ट्रीय ऑलराउंडरों की रैंकिंग है इसमें मोहम्मद नबी जो कि अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं ये पहले स्थान पर है। तो ये थी पुरुषों की रैंकिंग। अब महिलाओं की रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए महिलाओं की जो रैंकिंग मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और ये उतना एग्जाम में नहीं पूछाता है, तो इसलिए मैंने कुछ सेलेक्टिव डाटा चुने हैं और ये आपको नोट कर लेना है स्क्रीनशॉट लेके सभी पेज का। तो ये पहला पेज है जिसपे आपको दिख रहा है महिला वनडे टीम रैंकिंग,
और आईसीसी टॉप 10 महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा पहले स्थान पर कौन है और भारत किस स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय खिलाड़ियों को भी फोकस कीजिएगा। आईसीसी जो टॉप 10 महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग, इसमें भारत की कौन सी खिलाड़ी किस स्थान पर है। तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि दूसरा पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। 56वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। तो देखिए न्यूजीलैंड के वर्ष के जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए, इनका नाम है राज टेलर। और देखिए जो आपकी न्यूजीलैंड की विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, इनका नाम है सूजी बेट्स। और न्यूजीलैंड के जो मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए, इनका नाम है केन विलियमसन। और न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल विमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं सोफी डिवाइन, चुनी गई हैं सोफी डिवाइन। और न्यूजीलैंड के इंटरनेशनल मेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं रॉस टेलर। तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 57वां प्रश्न है कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर जो है भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर जो है कितने साल का हाल ही में प्रतिबंध लगाया। तो देखिए जो अभी भारतीय डिस्कस थ्रोअर है संदीप कुमारी, इन पर 4 सालों का प्रतिबंध लगाया है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने। 58वां प्रश्न है कि विश्व अस्थमा दिवस यानी कि वर्ल्ड अस्थमा डे जो है 2020 की स्थिति को मनाया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका विश्व अस्थमा दिवस है ये 5 मई को मनाया गया है। देखिए जो आपका विश्व अस्थमा दिवस है ये हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस साल मई महीने का जो पहला मंगलवार ये पड़ा था 5 मई को। तो इसलिए 5 मई 2020 को हमने मनाया है वर्ल्ड अस्थमा डे। और 2020 का जो आपका विश्व अस्थमा दिवस है, देखिए इसका थीम था इनफ अस्थमा डेथ्स, ठीक है। 59वां प्रश्न है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे यानी कि विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है ये 5 मई को हर साल मनाया जाता है। और देखिए जो आपका वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे है इसे हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और 2020 का जो आपका अभियान है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का, तो इसकी थीम है सेव लाइफ्स क्लीन योर हैंड्स। 60वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के कितने पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए टोटल 3 भारतीयों को, जिनके नाम है दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को जो है फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 61वां प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को पेशेवर टेनिस से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। तो देखिए जो आपके यूसुफ होसम हैं ये जो है मिस्र के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी थे और इनको पेशेवर टेनिस यानी कि प्रोफेशनल टेनिस से जो है आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया है। 162वां प्रश्न है कि इसे जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए। देखिए आप लोग डेली करंट अफेयर वाला जो वीडियो होता है, ठीक है ना, तो उसको रिवाइज भी करते रहा कीजिए। मतलब आज का वीडियो देख रहे हैं तो उसके 4-5 दिन पहले का भी वीडियो देख के रिवाइज कर सकते हैं। जो भी मतलब पसंद आए सारे वीडियो को देख के बारी बारी से उसको रिवाइज कर डालिए, सुनते रहिए। क्योंकि जितना ही बार बार प्ले करके वीडियो को सुनेंगे उतना ही आपको याद रहेगा और एग्जाम में जो है आपके सर पे बर्डन कम रहेगा। तो रिवीजन समझ लीजिए च्यवनप्राश का काम करता है, आपको वो अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है एग्जामिनेशन के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन की। देखिए इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। 63वां प्रश्न है कि कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो देखिए कांग्रेस के ये वरिष्ठ नेता आपके हैं अधीर रंजन चौधरी। याद रखना है कि वर्तमान में जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अपॉइंट किए गए इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। देखिए जो आपकी लोक लेखा समिति होती है ये भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। 64वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का ये पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान किया है, ठीक है। और देखिए महाराष्ट्र के जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं इनका नाम है राजेश टोपे। और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री का नाम है उद्धव ठाकरे। 65वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है। तो देखिए इस अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी कीटाणु शोधन टावर को विकसित किया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। और 66वां प्रश्न है कि किस भाषा के मशहूर कवि KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया।
तो देखिए जो आपकी के एस निसार अहमद हैं, इनका अभी हाल ही में जो 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ये जो है कन्नड़ भाषा के एक मशहूर कवि थे। 67वां प्रश्न है कि किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। देखिए ठीकरी पहरा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ठीकरी पहरा जो है इसका उपयोग किया जा रहा है पंजाब और हरियाणा में। ठीकरी पहरा क्या होता है, देखिए गाँव के कुछ सदस्य होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, मिलकर जो है वो पहरेदारी करते हैं रात में या फिर दिन में, ताकि कोई बाहर का संक्रमित व्यक्ति जो है गाँव में प्रवेश ना कर सके। 68वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ मनाया जाता है 5 मई को। और 2020 के इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ की थीम थी सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट और टाइम इज नाउ। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 69वां प्रश्न है कि 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसने जीता है। तो देखिए 2020 का जो आपका यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको जीता है सौरभ लोढ़ा ने। और जो आपके सौरभ लोढ़ा हैं ये जो है आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर हैं। 70वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश का। देखिए एग्जिट ऐप को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की सरकार ने। और जो आपका ये एग्जिट ऐप है, नाम से पता चल रहा है किसी को जो है बाहर जाना है तो ये एग्जिट करेगा इससे। देखिए ये ऐप जो है देशव्यापी तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च किया गया जो कि अपने मूल स्थान या फिर राज्य में लौटना चाहते हैं। 71वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। तो देखिए इस ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है भारतीय नौसेना ने। और वर्तमान में जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं इनका क्या नाम है, एडमिरल करमबीर सिंह। और देखिए जो आपका ये ऑपरेशन समुद्र सेतु है ये क्या है। देखिए ये ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप में जो है शुरू किया गया है हाल ही में। 72वां प्रश्न है कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो देखिए आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जो नए प्रमुख अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम है राज शुक्ला। 73वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ किसे अपॉइंट किया गया, इनका नाम बताइए। देखिए इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। इनको भी हाल ही में अंडमान और निकोबार कमांड का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। 74वां प्रश्न है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के किस तानाशाह को स्मारक चिन्ह युद्ध मेडल से जो है सम्मानित किया है। तो देखिए आपको बता दूं जो आपके ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं इनका नाम है किम जोंग उन। ठीक है। और 75वां प्रश्न है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है बांस कॉन्क्लेव 2020 का आयोजन किया गया, इसका आंसर बताइए। देखिए जो आपका बांस कॉन्क्लेव 2020 था इसका आयोजन किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। और इसका जो आयोजन था ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो इसका कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है कहाँ से, जो जहाँ से मतलब जिसको जहाँ से सुविधा हुई वह वहीं पे बैठ के जो है इसने इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लिया। देखिए जो आपके जितेंद्र सिंह हैं ये वर्तमान में भारत के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र और विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। और 76वां प्रश्न है कि कोरोना वायरस के चलते बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को अब जो है किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो देखिए जो आपका बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 है इसका आयोजन अब किया जाएगा 2021 में। और देखिए अब इसको जो है 29 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक स्पेन के हुआवे के कैरोलिना मारिन स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। 77वां प्रश्न है कि हाल ही में सैनिक सेवा पदक पा चुके किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया। तो देखिए भारत के ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे दलित एझिला मलाई। और देखिए जो आपके दलित एझिला मलाई है ना, देखिए शकल से लग रहा है कि ये आर्मी वगैरह में रहे होंगे, मूछे देखिए पता चल रहा है। देखिए इन्होंने जो है सैन्य अधिकारी के रूप में 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिया था। और इन्हें सेना में सराहनीय सेवा के लिए जो है राष्ट्रपति के द्वारा सैनिक सेवा पदक भी दिया गया था। 78वां प्रश्न है कि 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार किसे दिया गया। तो देखिए 2020 का जो आपका मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार है ये दिया गया है जोसेफ जे लैंड्सबर्ग, रिचर्ड एच वार्निंग और निकोलस सी कोप्स को। इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से। और देखिए इस साल जो है जलवायु परिवर्तन में वन वृद्धि की भविष्यवाणी करने वाले मॉडल जिसका नाम है 3PG यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स प्रिडिक्टिंग ग्रोथ के लिए जो है जो आपकी जोसेफ जे लैंडबर्ग हैं, रिचर्ड एच वार्निंग है और निकोलस सी कोप्स हैं। ठीक है, तो इन तीनों को जो है वन क्षेत्र के लिए 2020 का मार्कस वालनबर्ग पुरस्कार जो है दिया गया। ठीक है, और देखिए ये तीनों जो है मिलकर टोटल 2 मिलियन क्रोनर की राशि को साझा करेंगे पुरस्कार राशि को। और ये पुरस्कार राशि किसकी तरफ जाएगी, ये पुरस्कार राशि जो है स्वीडन के जो वर्तमान राजा हैं कार्ल गुस्ताव 16वें। ठीक है, तो इनके द्वारा स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है एक समारोह के दौरान दिया जाएगा। 79वां प्रश्न है कि किस भारतीय अमेरिकी वकील को अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के यानी कि IBRD के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया है। तो देखिए जो आपके भारतीय अमेरिकी वकील हैं अशोक माइकल पिंटो, इनको अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो है वर्ल्ड बैंक की ऋण शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि IBRD के प्रतिनिधि के रूप जो है अपॉइंट किया है, ठीक है, मनोनीत किया है। देखिए जो आपका IBRD है इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC USA में और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। 80वां प्रश्न है कि मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो देखिए जो आपका मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस है इसके जो नए MD और CEO अपॉइंट किए गए इनका नाम है कृष्णन रामचंद्रन। तो ये थे आपके टोटल 80 प्रश्न। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपना स्कोर बताइए कि 80 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। और अगर आपके प्रश्न कम हो गए हैं तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, पूरे फैक्ट को फिर से दिमाग में बैठा लीजिए और एक बार फिर से टेस्ट कीजिए, ठीक है। और फिर से 80 में 80 नंबर पाने की कोशिश कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इसके लिंक को तुरंत कॉपी करके सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप में जो है शेयर भी कर दिएगा और जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।